नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दमदार 10 का वक्त हो गया है। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट सज्जन कुमार जी हैं और आज शांतनु गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शांतनु जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे कार्यक्रम में आज आप पहली बार आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो विषय है देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो आपके लिए जाननी जरूरी है। उन तमाम खबरों में सबसे पहले बात होगी राम मंदिर की। आस्था का वो पुंज, वो राम मंदिर जिसमें हर भारतवासी, हर राम भक्त की आस्था जुड़ी हुई है, वहां पर चंदे में हो गई है चोरी और इसकी चर्चा कोने कोने में हो रही है। मंदिर में जो चंदा आता है उसमें हेरफेर की खबर से जो रामलला के भक्त हैं उनमें बहुत निराशा है, लेकिन उन्हें इस बात का भरोसा भी है कि योगी सरकार मामले की जांच कराकर सच्चाई सामने लाएगी और उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देगी। योगी सरकार ने मामले के सामने आने के साथ साथ 24 घंटे के अंदर जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। अयोध्या में चंदा चोरी की जांच सुपर एक्शन मोड पर हो रही है। आज जांच का दूसरा दिन है। आज एक बार फिर टीम मंदिर में पड़ताल करेगी। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों से, बैंक कर्मचारियों से, सेवादारों से पूछताछ की और इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसे गिनने से लेकर लॉकर तक रखने के प्रोसेस को पूरा समझा। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई। सूत्रों की माने तो चढ़ावे की रकम की गिनती और प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों की भूमिका जांच के दायरे में आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राम मंदिर के कुछ कर्मचारी पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ही कम सैलरी, मतलब जिनकी मात्र 18-20 हजार सैलरी है, सोचिए उसमें वो करोड़पति हो गए, जमीनें खरीद ली, बंगले बना लिए, रातों रात मालामाल कैसे हो गए। एक बार उन किरदारों के बारे में आपको बता देती हूं जिनके नाम राम मंदिर चंदा चोरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के सहयोगी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, इनकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों का पता चला है। दूसरा नाम है मनीष यादव का, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति राम मंदिर में करवाई। वो भी चंदा गिनने के काम में लगा हुआ था। टिन्नू यादव के भतीजे से 36 लाख कैश बरामद किया गया है। अब मंदिर से चढ़ावे की चोरी में लवकुश मिश्रा नाम का एक शख्स भी सामने आया है। उसका साला अनुकल्प मिश्रा भी नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा था। लवकुश पहले कार मैकेनिक था। मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी तेजी से बदलने लगी। अनुकल्प मिश्रा के परिवार ने 65 लाख रुपए में एक घर खरीदा। केडी तिवारी नाम का एक और शख्स जिस पर सोने चांदी के जेवरों को संभालने की जिम्मेदारी है, केडी तिवारी ने 1.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीद ली। यह भी जांच के दायरे में है। अयोध्या के खालेपुरवा के रहने वाले राजेश पाठक पर भी संदेह है। राजेश पाठक नोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों में शामिल है। तो ये वो नाम है जो अभी तक सामने आ गए हैं। अब एक जानकारी आप और ले लें, चढ़ावे की चोरी ये हुई कैसे और इसका खुलासा कैसे हुआ। चढ़ावे की गिनती के बाद नोटों के बंडलों को मंदिर के लॉकर में रख दिया जाता है और अगले दिन बैंक में रकम जमा कर दी जाती है और इस दौरान पूरी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती रहती है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में यह पता चलता है कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी की। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे। 500 के नोटों की गड्डी में से 100 के बजाय 150 की रकम जमा कर देते थे और इसके बाद रकम लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल कर ले जाते थे। इतनी बारीकी से सज्जन जी चोरी हो रही थी। शांतनु जी, ऐसे चोरी हो रही थी, ऐसे ही कोई 4-5 साल में करोड़पति नहीं बन जाता, किसी की बिल्डिंग नहीं बन जाती। और जो 18-20 हजार की सैलरी में है वो दान पात्रों से कैसे चोरी कर रहा था। सीसीटीवी जो लगे हुए थे वो चेक हुए, कभी बंद पाए गए, कभी चालू पाए गए, तब ये सारा राज खुला है। एक एक किरदार की बात कर लेते हैं। चंपत राय के सहयोगी से शुरू करते हैं। जी देखिए, यहाँ पे जो मंदिर अभी तो 2.5 साल हुए हैं, फरवरी 2024 की बात है। 5-6 साल में पहले जब मंदिर नहीं बना था, ये चढ़ावा जो आना शुरू हुआ है बड़ी संख्या में, चूंकि आस्था की बात है, प्रतिदिन औसतन लगभग 1 लाख लोग वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो दर्शन की व्यवस्था तो बहुत ही सुचारू है, लेकिन ये जो आप बता रही हैं ये अभी 750 करोड़, और लोग बता रहे हैं कि ये बढ़ सकता है, मतलब हो सकता है कि ये 100 करोड़ से ऊपर भी चला जाए, जिस तरह की बात है। तो ये निश्चित तौर पे आप देखें कि इसमें वो सारे कर्मचारी जिनके ऊपर जो चढ़ावा था, चाहे वो पैसों का हो चाहे गहनों का हो, उसको गिनने का और फिर उसे बैंक के पास सुपुर्द करने की जिम्मेदारी थी। उसमें ये टिन्नू यादव हैं, लवकुश मिश्रा है, ये सब लोग हैं। अब इसका सबसे बड़ा कारण आप देखिए, ये कहना कि उनकी सैलरी कम थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। आप गुरुद्वारों में जाए, आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप कैरियर करने या जॉब करने के लिए केवल नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, उनकी सैलरी से मेरा इशू ये था कि जो 18-20 हजार कमा रहे हैं वो करोड़ों कैसे, हाँ, वो संपत्ति कैसे कर रहे हैं। और आप जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप तिरुपति मंदिर की बात करें, वहां का भी तो मैकेनिज्म है काम करने का, वहां कैसे चोरी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी यहाँ पे जो है, अभी भी वहां पे जो ट्रस्ट है उसमें आप देखिएगा, ट्रस्ट के जो भी सदस्य, चंपत राय वो तो खैर विश्व हिंदू परिषद के सिंगल जी के बाद सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग नियुक्त हो रहे हैं वो एक दूसरे की सिफारिश पे हो रहे हैं। कि मान लीजिए उनके साथ पहले से कोई सहयोगी है, वो आया, लवकुश मिश्रा है, उसने किसी और को रिकमेंड किया कि आप उसे ऐसे संवेदनशील जगह पे बिना इसका संज्ञान लिए कि भाई उस आदमी का चरित्र क्या है, पैसे के बारे में ये करना, वही दिखा रहा है कि देखिए आप एडहॉक बेसिस पे लोगों को किसी के सिफारिश पे रख दे रहे हैं, और ये मंदिर के साथ हो रहा है। ये वही चीज है जो हम बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं कि किसी के सिफारिश पे कोई जा रहा है और फिर उसके बाद आपके पास गबन का मामला सामने आ रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ शांतनु जी, जब आस्था की बात आती है तो इस वक्त सबको चोट लगी है। और मैं इसमें हालांकि राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन हर मसले का एक राजनीतिक इम्प्लीकेशन होता है। योगी जी के सामने ये बात आई, उन्होंने 24 घंटे के अंदर एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन एक क्रेडिट आपको अखिलेश यादव को भी देना होगा। सबसे पहले इस मामले का खुलासा उन्होंने किया कि भाई चंदे की चोरी हो रही है। मतलब पॉलिटिकली बड़े व्यक्ति ने करा, बात तो पहले मीडिया में आनी शुरू हो गई थी और उसी मीडिया की बात को पिक करके ही उन्होंने अखिलेश यादव ने कहा। देखिए, जो मंदिर का ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं महंत, अगर आप देखेंगे तो सारे उसमें अधिकतर स्वामी लोग हैं। महंत नित्य गोपाल दास जी उसके प्रेसिडेंट हैं। चंपत राय जी जो वीएचपी में, जैसा सज्जन भाई ने कहा कि अशोक सिंघल जी के बाद सबसे बड़ा उन्हीं का नाम आता है। फिर जो ट्रेजरर हैं, ट्रेजरर मतलब जिसके पास धन का, वो गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। तो ये सब बिल्कुल जैसे कहा किसी भी तरह के शक से बिल्कुल दूर है। हाँ, ये जो ट्रस्ट है इसके ऊपर हम बार बार ट्रस्ट कह रहे हैं। देखिए, एक तो ये हमें मानना पड़ेगा ये एक प्राइवेट मंदिर है। प्राइवेट मंदिर से मेरा मतलब क्या है, जैसे साउथ में, जैसे खासकर कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, तमिलनाडु में सारे मंदिर सरकार चलाती है एंडाउमेंट एक्ट की तरफ से। लेकिन और उत्तर प्रदेश में भी जैसे जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो सरकार के पास आता है, लेकिन ये मंदिर सरकार के पास नहीं आता है। सरकार के इसमें 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, जैसा कोर्ट ने कहा था। तो उसमें शायद अवस्थी हैं, उसमें नृपेंद्र मिश्र भी हैं। वो तो अब सरकारी नहीं रहे क्योंकि अब वो सरकार से बाहर हो चुके हैं। बल्कि मेरे ख्याल से उसमें सीआईसी भी हैं, हमारे ये ज्ञानेश कुमार भी हैं उसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से। तो लेकिन उस तरह से सरकारी मंदिर नहीं है वो, तो वो किसी पार्टी का मंदिर नहीं है, वो ट्रस्ट का मंदिर है। अब इनमें से किसी पे शक करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आपने जो कहा प्रक्रिया क्या है, एक बार ऐसा हुआ जब मैं तिरुपति गया तो मुझे प्रणाली का सामने से कैसे खुद पता लगा। जैसे वो हुंडी होती है, बड़ी बड़ी हुंडियां होती हैं, जब उसको लॉक करते हैं तो उस समय जो भी 4-5 दर्शालु होते हैं उनको सामने बुला लेते हैं रैंडम, जिससे वो रैंडम सिलेक्शन हो, और उनके सामने देखते हैं कि हम लॉक कर रहे हैं, सील मार रहे हैं, आप भी साइन करें। तो मैंने भी एक बार साइन करने का मौका मिला क्योंकि मैं खड़ा था उस समय सबसे आगे। तो मुझे पता लगा, फिर मैंने पता लगा जब हम लोग थोड़ी सी जानकारी के, बिल्कुल ठीक बात, तो देखा कि वो कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले वो हुंडियों को लॉक करा जाता है, लोगों के सामने करा जाता है, बाहर का कोई व्यक्ति होता है, और फिर वो कई स्टेजेस पे जाता है। फिर उसकी गिनती होती है, गिनती करके उसकी टेबुलेशन होती है, उसके बाद वो सबके, किसी के 1 बैंक, किसी के 2 बैंक में वो पैसा जाता है। लेकिन जो सबसे मुश्किल है यहाँ से गिनती तक, क्योंकि यहाँ पे आपने उसे काउंट तो नहीं करा। मैंने जब देखा तो मैंने तो देखा आपने सील मारा है, तो मैंने दर्शालू बस सील को सत्यापित करा, मैंने उसकी काउंटिंग तो नहीं करी, इतने सारे पैसे थे उसमें तो। लेकिन वो बीच में काउंटिंग का प्रोसेस खराब हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से प्रोसेस की दिक्कत है। सज्जन भाई की एक बात से मैं शायद उतना नहीं कॉन्कर करूंगा कि उन्होंने कहा कि वो लोग कितने विश्वास क्यों। देखिए, विश्वास आप नहीं कर सकते, बहुत बड़ा प्रोसेस है। केवल प्रोसेस, टेक्नोलॉजी से ही ये मैप हो सकता है। इतना सारा पैसा, विश्वास वाला व्यक्ति भी उतना पैसा देख के उसका विश्वास ऋण हो सकता है।
एक से एक लोगों ने गड़बड़ करी है। तो केवल प्रोसेस क्या है उसका, वो कैसे जांच हो रही है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। आजकल तो केवल कैमरे से सब कुछ नहीं, तो इसमें तो फिर ट्रस्ट को सोचना चाहिए कि उन्होंने इस प्रक्रिया को उतना ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाया और टेक्नोलॉजी लेड क्यों नहीं बनाया। बहुत ही एडहॉक बेसिस पे रहा कि आपने किसी को रिकमेंड किया, वो अपने किसी भाई भतीजे को लेके आ गया। बिल्कुल ये प्रक्रिया ढीलापन दिखाता है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन जा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर अगर 1 रुपए भी एक श्रद्धालु दे रहा है तो भी 30 लाख 31 लाख जो है वो आपका हो जा रहा है ना। लेकिन अब आप ये देखें, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को मुद्दा बना रही है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि प्रदेश में IIT बननी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से SIT बन रही है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि चढ़ावे में चोरी की बात तो अयोध्या का हर शख्स जानता है। 7 दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन ट्रस्ट चुप है, सरकार चुप है, कोई कुछ नहीं बता रहा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच SIT से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव ना हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद सब पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है, अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बन करके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। एक क्विक कमेंट इस पर शांतनु जी, जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यक्ति आज तक अयोध्या नहीं गया, अखिलेश यादव के घर से अगर वो शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास, 1.5 घंटा नहीं लगेगा उनको मंदिर पहुंचने में। आज तक मंदिर नहीं गए, उनकी पत्नी मंदिर नहीं गई। अवधेश प्रसाद जो वहाँ रहते हैं, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पर रहते हैं, 2 साल लग गए उनको मंदिर जाने में। आज वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई तो भाई गड़बड़ी एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके प्रोसेस में गड़बड़ हो गई, बिल्कुल ठीक है, उसकी जांच होगी, पता लग जाएगा। वो चोरी एक प्राइवेट जगह में चोरी हो गई, अगर इंडिया टीवी के अगर ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार नहीं है, उसमें सरकार जिम्मेदार नहीं, सरकार का कोई व्यक्ति अंदर नहीं है, ना उसका कोई प्रोसेस है वहाँ पे, ना सरकार की कोई, सरकार ने तो वहाँ पे प्रोटेक्शन दे रखी है बाहर केवल पुलिस की। तो लेकिन क्योंकि लोगों को नहीं पता तो गुमराह करना वही उनकी राजनीति है। तो ठीक है, जिस तो आज तक राम मंदिर नहीं गया उसको एकदम से राम मंदिर पे जब दिक्कत हुई, जब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई तो एकदम से रोटी सेकने आ गए, तो लोग समझ जाएंगे। 24/7 के मीडिया के समय में आजकल लोग समझ जाएंगे इस साजिश को। आइए बंगाल की एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अयोध्या की तस्वीर के बाद ना कोलकाता में बारिश हो रही है, ना धूप खिली थी, लेकिन फिर भी अभिषेक बनर्जी छाता ताने चल रहे थे। हैरानी जरूर होगी, लेकिन तस्वीर आपको दिखाती हूँ। ये डर किसका है ये आप भी जानते हैं। ये डर अंडों का है, ये सड़े गले टमाटरों का है। 1.5 महीने पहले तक जिन नेताओं की तूती बोलती थी, अब वो एग अटैक से बचने के लिए छाता लेकर चल रहे हैं। दरअसल बंगाल में पब्लिक टीएमसी नेताओं पर लगातार अंडे फेंक रही है। 30 मई को पहले टीएमसी महासचिव और पूर्व सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर दक्षिण 24 परगना जिले के सुनारपुर में अंडों का अटैक हुआ। तो वहीं 14 जून को हुगली में टीएमसी नेता स्वपन नंदी पर भी अंडों की बौछार हुई। अब कल टीएमसी विधायक कुणाल घोष भवानीपुर में अंडों का सामना करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। दरअसल जब वो ममता बनर्जी के घर की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान जैसे ही उन्होंने मीडिया से बात करनी शुरू की, एक स्थानीय युवक ने उनके ऊपर अंडे फेंकने शुरू कर दिए। 2 अंडे कुणाल घोष को लगे। इस हमले से कुणाल घोष सकपका गए और अंडे फेंकने वाले युवक की तरफ देखने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उस युवक को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं था। हालात तो ये हो गए कि अभिषेक बनर्जी भी छाता लेकर निकलने पर मजबूर हैं ताकि अंडों के अटैक से बचा जा सके।
दरअसल ममता सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कट मनी, तोलाबाजी से पब्लिक बड़ी परेशान थी, इसलिए वो अपनी इस गुस्से को, इस नाराजगी को अंडे अटैक से जाहिर कर रही है। ये लोग बहुत अत्याचार किया भैया, ये हम लोग का ये कुणाल घोष का क्या अत्याचार किया है? ये कम अत्याचार नहीं किया हम लोग पब्लिक के ऊपर में। आज ये डीम खाने के लायक ही हो गया, ये डीम खाने के लायक ही है आज, इसीलिए इसको डीम मारने हम लोग आए हैं। आपका घर क्या है? यहाँ पर ही है? हम लोग लोकल ही, हाँ लोकल ही हम लोग। क्या गलत किया? गलत बहुत कुछ किया, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जो पता नहीं है किसी को, सब कुछ जानता है, बहुत गलत काम किया लोग। असम, बंगाली सब। आपने कुणाल घोष पर अंडे फेंकने वाले शख्स को तो सुन लिया। ममता सरकार में हुए अत्याचार की वजह से वो गुस्से में था, अंडा फेंककर उसने अपने गुस्से का इजहार भी कर दिया। वहीं टीएमसी नेताओं पर लगातार, और ममता बनर्जी के नेता इससे बड़े दहशत में हैं, उन्हें घर से निकलने में डर लगता है। हालात ये हो गए हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के घर जाने में उन्हें डर लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ममता दीदी का घर में तो कोई नहीं आएगा, ये क्या है? हम यहाँ से रास्ते से जा रहा है, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हम क्यों खड़ा हुआ? मैं तो आप लोग का रिक्वेस्ट में, पहले मैं क्या बोला, आज कोई बोलने का कुछ नहीं है, तो आप लोग रिक्वेस्ट किया, मेरे खड़ा हो गया। ये क्या मेरा दोष है? अपना दया करे जनरोष और विक्षोभ कथाटी बोल। जो बात कुणाल घोष कह रहे हैं उसकी एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है सज्जन जी। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के घर तो ऐसे कोई जाएगा ही नहीं, और ममता बनर्जी के घर जहां पर नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कतार लगी रहती थी, वहां पर अगर नेता जाना बंद कर देगा तो फिर ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का क्या होगा? नहीं, वो तो दिख रहा है क्या हो रहा है और क्या होगा। लेकिन देखिए, हालांकि ये सब होना नहीं चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसका संदर्भ भी समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक सत्तारूढ़ पार्टी कहीं भी अपने विपक्ष से लड़ती है, विरोधी नेताओं को टारगेट करती है। टीएमसी के रूल में क्या हुआ था कि जमीनी स्तर पे पब्लिक को टारगेट, आप कहीं अपनी कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिना पार्टी की अनुमति के नहीं करेंगे, आपने किसी चीज का विरोध कर दिया तो वहां पे आपके साथ गुंडागर्दी हो जाएगी। और तो और छोड़िए, जब भी आप बंगाल में जाएं, लोगों से बात करें, सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बोलना अपने आप में अपराध था कि शाम में उनके पास अटैक हो जाएगा। तो ये एक ऐसा अनुभव है समाज का, वहां के लोगों का, जहां पे टीएमसी के हर नेताओं की गुंडागर्दी जो है उसकी स्मृति इनके पास अभी ताजा है। तो वैसे में आक्रोश दिखता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे पहले जो होता था कि जान मार दिया जाता था, ये उसके तुलना में ये काफी, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। लेकिन ये भी देखिए, कभी हेलमेट और कभी छाते की जरूरत आपको पड़ जाए तो ये भी दिखाता है कि आपकी प्रासंगिकता अब जनता के नजर में क्या है, क्योंकि ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये आम जनता है जो एक समय ममता बनर्जी को वोट देके सीपीएम के खिलाफ सत्ता में लाए थे। बिल्कुल ठीक बात है। और ये पिछले 10 सालों में 2018 के बाद गुंडागर्दी करके, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करके सफेद साड़ियां भेजी जाती थी औरतों को कि विधवा होने के लिए तैयार हो जाओ। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का दी एंड दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा, 1991 से कई चुनाव हो गए, बहुत सारी पार्टियां हारती हैं, लेकिन ऐसा आक्रोश आपने आज तक देखा है कभी क्या? नहीं, अंडे वाला तो नहीं देखा किसी भी तरह का। ऐसे पब्लिकली किसी भी हारी हुई पार्टी को, बहुत सारी पार्टियां हारी हैं, भाजपा हारी है, कांग्रेस हारी है, और पार्टियां हारती हैं, सपा हारी है, लेकिन ऐसा विरोध कभी नहीं देखा। ये जो अंदर लोग भरे बैठे हैं, ये बिल्कुल अलग लेवल का है मेरे ख्याल से। जो लोगों में आक्रोश है, जैसा उन्होंने कहा कि मतलब कांग्रेस ने ऐसे कम से कम 8-9 वीडियो हैं जो कांग्रेस ने अपने ऑफिस से रिक्लेम करे हैं। बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं। अभिषेक बनर्जी फिर क्या करेंगे जिनके ऊपर खुद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? उनके पास तो उनके ऊपर तो सीधे सीधे केस हैं, उनके पास तो उनको सीआईडी से जितना बच पाए, अब उनकी गवाही हो गई है। और ऐसा हर नेता पे होगा। तो जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ममता बनर्जी बुलाएंगे अपने विधायकों, सांसदों, कोई जाएगा क्यों? क्योंकि एक तो पब्लिक शेमिंग का भी सबको डर होगा, क्योंकि नेता के लिए सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है उसकी पब्लिक शेमिंग। हमने देखा है कैसे आप ये कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है, कभी भी वो गिरफ्तार हो सकते हैं। ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके विधायक और सांसद जा नहीं पा रहे हैं, और मुश्किल सिर्फ यहीं तक नहीं है, जो सांसद हैं भी वो कितने दिनों तक सांसद रह पाएंगे, इसके ऊपर भी सवाल है। कल्याण बनर्जी की बात कर रही हूं, उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर काकोली की शिकायत सही पाई गई तो कल्याण बनर्जी की संसद सदस्यता पर ग्रहण लग सकता है। काकोली घोष ने 28 मई को कल्याण बनर्जी के खिलाफ स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कल्याण बनर्जी पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जैसे महिला सांसद का अपमान करना, महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना। इसकी शिकायत और जांच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू कर दी है। हालांकि इस पर कल्याण बनर्जी का कहना है, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा। बयान सुनिए आप उनका। যা করেছে সে
যা করেছে যা করেছে সে পরে দেখা যাবে স্পিকার যদি কোনো পদক্ষেপ নেই তখন দেখবো ঠিক আছে कंप्लेन जब होगा जब कंप्लेन मूव करेगा पुलिस ने केस देगा तो उस टाइम हम बोलेगा अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं संसद सदस्यता जाने वाली है क्या? देखिए वो वकील हैं और उनका बड़ा नपा तुला है। वो जब भी देखिए आप पे आरोप लगता है और वो गलत आरोप पर आप चिढ़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बड़ा कैलकुलेटिव जवाब दे रहे हैं, जब आएगा तब देखेंगे, मैं तो वकील हूँ, निपटा लूंगा, मुझे पता है कितना लीगल है। तो उससे पता लग रहा है कि कुछ उनके पास ऑलरेडी प्लान है। ये लूज टॉक करते रहे हैं। एक बार याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल दिया था कि लेडी किलर है क्या, महुआ मोइत्रा के बारे में पब्लिकली इनका स्पैट हुआ था और बहुत ही बिलो द बेल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था। जब राज्यसभा वो एक्टिंग कर रहे थे और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, यही उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ। तो उस तरीके से देखिए बहुत ही बैड टेस्ट में इनका ये हमेशा कमेंट रहता है, बहुत ही बिलो द बेल्ट। तो वो गरिमा जो होती है, मर्यादा होती है, तो ये तो हम लोग देख रहे हैं। काकुली घोष जो कह रही है, हो सकता है पर्दे के पीछे और भी ज्यादा इनका संगीन व्यवहार हो, तो उस तरीके से उसमें एक सत्यता की गुंजाइश दिख रही है। लेकिन देखते हैं अब कल्याण बनर्जी कितने दिनों तक सांसद रह पाते हैं या नहीं, और सांसद रह भी पाते हैं तो पार्टी में कोई जान रह पाती है या नहीं। ईरान और अमेरिका में डील तो हो गई, लेकिन खतरे की घंटी अभी भी बज रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस समय फ्रांस में G7 नेताओं के सामने अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जब तक कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर पाया था। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने की शर्त को मान गया है। डील पर डिजिटल साइन हो गया है। 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में औपचारिक हस्ताक्षर हो गया है, लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर पेंच फंसा दिया। नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि लेबनान की जमीन से उनकी सेना पीछे नहीं हटेगी, यानी नेतन्याहू की डील की पहली ही शर्त पर बड़ा अड़ंगा है। तो इस बात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हॉर्मुज़ जो कभी संकट था नहीं, उस संकट को खड़ा करके उन्होंने दुनिया भर को पहले तो सख्ते में डाल दिया, और अब नेतन्याहू जो उनके खासम खास फैलाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें इस डील से कोई लेना देना नहीं, वी आर नॉट द मेंबर ऑफ द डील, वी आर नॉट द पार्टी। सज्जन जी वो ये साफ कह रहे हैं कि वो तो लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे। नेतन्याहू का एक बार बयान सुना देते हैं, फिर आते हैं इस चर्चा में। ये समझौता अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया है, जिस पर मैंने अलग अलग मीटिंग में अपनी साफ राय रखी है। दूसरी तरफ मैंने कहा कि हमारे अपने हित सबसे अहम है। पहला, परमाणु खतरे को लेकर हमारी चिंता है। दूसरा, लेबनान के बारे में हमने एक बफर जोन बनाया है और हम वहां तब तक बने रहेंगे जब तक इसकी जरूरत होगी। ईरान चाहता था कि हम वहां से हट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि इजराइल जो कह रहा है वो ये करेगा, क्योंकि कभी अपने कहे से वो पलटा नहीं है। अब जहां तक बात रही लेबनान की, तो इस मामले को सुलझाने के हिजबुल्लाह से वो बात करेंगे, और ईरान ये दबाव बना रहा है कि इस डील को लागू करवाना ये अमेरिका की जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या कह रहे हैं वो आप सुने। We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end, and that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them. अमेरिका इस समझौते की शर्तों को मानेगा और उसे मानना भी चाहिए। ये उसकी ड्यूटी है। अगर इस डील का उल्लंघन इलाके के किसी दूसरे पक्ष या अमेरिका के किसी सहयोगी देश की तरफ से किया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी अमेरिकी पक्ष पर ही होगी। ये जो बात हम कल कर रहे थे, और इसी बात का हमें अंदेशा था कि ये डील के मसौदा तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन क्या इस पर इजराइल राजी होगा? इजराइल ये कह रहा है कि हम इस पे राजी नहीं हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दो पक्ष हैं। ट्रंप के लिए ईरान का मसला भी एक फाइल जैसा है कि उसको क्लोज करो और इस झंझट से बाहर निकलो। ट्रंप के लिए इतना ही। लेकिन इजराइल की अगर आप देखें, जब से शुरुआत हुई थी तो क्या था कि फरवरी 28 को ये कहा गया था कि हमारा गोल है कि वहां पे रिजीम चेंज हो। बिल्कुल ठीक। और जितने भी ईरान के प्रॉक्सी हैं, चाहे यमन में हो, सीरिया में हो, या हिजबुल्लाह जो आपका लेबनान में हो, उसको आप खत्म करें। और वहां पे अमेरिकी सेना भी, लेबनान की सेना को तो अमेरिका हर साल $2 बिलियन देता है ताकि आप हिजबुल्लाह जैसे के खिलाफ कुछ ऑपरेशन कर सके। अब यहां पे ट्रंप क्या कर रहे हैं, वो एक जो प्रॉक्सी मिलिशिया है
ईरान का, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं जब वो इजराइल को कह रहे हैं कि आप उस पर अटैक नहीं करेंगे। तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का जो संकट है उसको आपने और बढ़ा दिया। पहली बार आप देखें कि नेतन्याहू इस वॉर फ्रंट पे थे 7 अक्टूबर 2023 से, वहां की बाकी विपक्षी पार्टियां इनके खिलाफ थी, लेकिन पहली बार आप देखें अभी हुआ है पिछले 3 साल में कि सारी पार्टियां एक सिरे से इस डील को रिजेक्ट कर रही हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है कि ईरान का पक्ष जो है उसके प्रॉक्सी को ट्रंप प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि उसके जो मिलिशिया है जो इजराइल पे हमला करते रहते हैं, जो लेबनान को एक प्रॉक्सी कंट्री बना के रखे हुए हैं, उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं। वैसी स्थिति में इजराइल इसको बिल्कुल नहीं मानेगा। अभी तक बस आप देखिए, केवल इसको एक सीज फायर के तौर पे देखिए, ये डील कुछ नहीं है, अभी सीज फायर है 60 दिन का। ये कितना सक्सेसफुल होगा ये अभी देखना बाकी है, और इजराइल कतई इस डील को नहीं मानेगा और वो अपनी कार्रवाई करता रहेगा। इसमें एक पेच और ये भी है कि जब ये डील अमेरिका साइन भी कर रहा है, ईरान को मना भी रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं कि अमेरिका का अपर हैंड है, इसमें ईरान का अपर हैंड दिखाई दे रहा है। $300 अरब का जिक्र है इस डील में। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान को पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड देंगे। ट्रंप इस खबर को हालांकि फेक न्यूज बता रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि ईरान को खाड़ी देशों का गठबंधन $300 अरब का फंड देगा, बशर्ते वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। अब ये देखें, जो चर्चा चल रही है, अगर रिहैबिलिटेशन ईरान का नहीं कर रहा है अमेरिका, तो फिर ईरान इस डील को साइन क्यों करेगा? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल इस तरह की जो भी डील होती है उसमें जो जिस देश पे ज्यादा अटैक हुआ होता है उसका रिहैबिलिटेशन एक मेन पॉइंट होता ही होता है। लेकिन इसमें मेन बात जो सज्जन जी ने कही, देखिए इजराइल के लिए रियल वॉर है, वो वहीं पे है, वो वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का पार्ट है, उसके लिए रियल वॉर है। ईरान में तो ये तो ईरान का भी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ही है, ये दोनों देशों के लिए। ईरान और इजराइल के लिए रियल फाइट है। अमेरिका तो देखिए उसके तो बहुत सारे, उसे कभी अपना वेपन बेचने होते हैं, उसे तेल पे कंट्रोल करना होता है, उसके लिए बहुत सारे वो हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इजराइल और ईरान के लिए रियल लड़ाई है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं उनके पड़ोसी मुल्कों से, और ये क्षेत्र तेल की वजह से, उग्रवाद की वजह से हर समय रहा है टेंशन में। जब हमें नहीं भी पता होता है वहां कुछ चल रहा होता है, जब वैश्विक रूप से नहीं पता होता, तो उसने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये सीज फायर है, इसको डील मानना, और ये पता भी था कि इजराइल हर चीज में नहीं है, उसके लिए रियल, वो जब तक रेजिम चेंज नहीं होगी तब तक इजराइल नहीं मानेगा। और वो इजराइल ट्राई करता भी रहता है, बिना अमेरिका के भी ट्राई करता रहता है वो अलग अलग। तो डील हो भी जाए, इजराइल चुप हो जाए, इसकी गारंटी अमेरिका नहीं दे सकता। बिल्कुल। और फिर ईरान कैसे चुप रहेगा? लेकिन ईरान से डील के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान से डील के लिए हमें किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, हम सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पाकिस्तान खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने दो टूक कहा है कि हमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। अब याद करें एक पुराना बयान जो पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के सांसद ने कहा था कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देता है। आज जेडी वेंस ने बड़े डिप्लोमेटिक शब्दों में वही बात कही है। नहीं, बिल्कुल वैसा हमेशा किया गया है। आप देखिए, जब जियाउल हक थे 79 में, जब अफगानिस्तान का करना था तो यूज किया, उसके बाद परवेज मुशर्रफ के टाइम में बिल्कुल ही कहा कि हम न्यूक कर देंगे जब ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई है। तो हमेशा से पाकिस्तान की क्या वजूद है, आप देखिए, आपको एक हेड क्लर्क जैसा आदमी मिल गया था जो हर जगह जा के हाजिरी लगा रहा था कि आप ईरान से बात करें, कतर से बात करें, बहरीन से बात करें, सऊदी अरेबिया से बात करें, अमेरिका से बात करें। तो वो बात आप चल रही थी। उसमें किसी को ये सेल्फ इल्यूजन होना कि आप एक बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर के तौर पे, स्टेट्समैन के तौर पे पहुंच गए हैं, आपकी अपनी देश तो आपसे संभल नहीं रहा है। वहां की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, वहां पे पीओके में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, स्वेट वैली में क्या हो रहा है, सबको पता है। तो ये जो सेल्फ इल्यूजन है वो उनका अपना प्रोपेगेंडा था। अमेरिका का तो जब उसने इजराइल को नहीं छोड़ा, इजराइल को अबैंडन कर दिया, तो पाकिस्तान किस खेल के लिए है? मध्यस्थता करने के लिए आपको खुद में बहुत मजबूत देश होना पड़ेगा। आप या तो आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से, तभी आप मध्यस्थता कर पाएंगे। किसी भी रैंडम आदमी से आप कैसे मध्यस्थता करवा लेंगे? अगर दो बड़े लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो मध्यस्थता करने वाला भी बहुत मजबूत व्यक्ति हो। नहीं, मैं तो इसलिए सर शुरू से कह रही हूँ कि वो केवल एक कबूतर की भूमिका में थे, जैसे एक पोस्टमैन की भूमिका होती है। एक बड़ी खबर आ रही है, देश में 22 जून तक टेलीग्राम पर रोक। टेलीग्राम पर सरकार ने अस्थायी रोक लगा दी है। नीट पेपर की वजह से यह फैसला लिया गया। टेलीग्राम का मैसेज एडिट फीचर भी बंद हो गया है। तो बड़ी खबर आपको दे दें, 21 जून की तारीख बड़ी नजदीक है। नीट री एग्जामिनेशन की तारीख है। इस बार नो लीक की गारंटी सरकार दे रही है, लेकिन कदम क्या उठा रही है?
उसमें से एक कदम आप ये कह सकते हैं शांतनु जी, टेलीग्राम पर रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, जैसे अगर मैं कहूं कि 2014 में व्हाट्सएप पे या इस तरह के केवल 2 या 3 करोड़ लोग थे, इस समय 80 से 90 करोड़ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे हैं। और देखिए, पेपर लीक तो जो प्रिंट हुआ है वो सदियों में हर समय लीक हुआ है, लेकिन मास लेवल में लीक होने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। तो आपको लीक रोकने के लिए कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। चाइना में जो बड़े पेपर होते हैं उसमें सेटर को कम से कम 3 महीने जेल में डाल दिया जाता है, ऑलमोस्ट जेल में डाल दिया जाता है। जो एग्जाम सेटर होता है वो 2 महीने पहले 2 महीने बाद बाहर नहीं निकल पाता। वहाँ का एक बड़ा पेपर होता है, इसमें करीब 1.5 करोड़ लोग एग्जाम को देते हैं। तो इसको मतलब इसको कुछ लोग कहेंगे भी अतिरेक है, ये तो बंद कर दिया, वो तो बंद कर दिया, लेकिन इस तरह के बड़े कोई भी आयोजन कराने के लिए आपको इस तरह के कदम लेने ही पड़ेंगे। लेकिन अस्थायी रोक से क्या लीक पर अंकुश हो जाएगा? नहीं, देखिए अभी जो स्थिति, जब तक कि सिस्टमिक फेलियर है और स्ट्रक्चरल चेंज आप नहीं करते हैं, एनटीए को एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं, तब तक के लिए ये सब जरूरी इसलिए है कि टेलीग्राम में आप बड़े फाइल्स को बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं, बजाय कि आप व्हाट्सएप के या बाकी फीचर्स में। टेलीग्राम में ये फीचर होता है, और टेलीग्राम का पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इस तरह का साइबर फ्रॉड के अलावे टेररिस्ट एक्टिविटी में भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ये काफी फ्रीडम देता है, अनरेगुलेटेड देता है। एयरफोर्स का आप यूज कर रहे हैं, सेंट्रल फोर्सेस का यूज कर रहे हैं, सीआरपीएफ का फोर्स यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें वो हैं कि योग दिवस के दिन 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों को जिम्नेजियम न करना पड़ जाए, तो उसको रोकने के लिए ये सब फीचर जो है निश्चित तौर पे सही है, और इसका असर होगा कि आप पॉसिबिलिटीज को प्रिक्लूड कर रहे हैं, संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं। लेकिन चैनल बहुत सारे हैं, सेटर से लेकर एग्जाम प्रिंट होने से लेकर उसके ट्रांसपोर्ट, इतने सेंटर, जितनी सारी लंबी चेन है उसमें इतने सारे, और वहां पर भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहां पर भी होगा वहां पर आपको लीकेज का खतरा होगा। जब तक इस, देखिए, केवल सॉल्यूशन सीबीटी है, एक लार्ज क्वेश्चन बैंक जिसमें हजारों क्वेश्चंस हो, जो आप सेटर है, मैं सेटर हूं, ये सेटर है, किसी को ना पता हो कि मेरे क्वेश्चन आएंगे ना। लार्ज क्वेश्चन बैंक एल्गोरिथमिकली इंटरनेट से आके, और वो जो सिस्टम हो वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, जैसे ईवीएम मशीन होती है वो लैन से कनेक्टेड हो। वही सोल्यूशन है जो आईटी जेई में, जो यूजीसी के एग्जाम में, जो सीयूटी में हो रहा है, वो ही नीट में होना पड़ेगा। बड़ी संख्या है। एक खबर मैं लेना चाह रही थी, मैं अंतर्राष्ट्रीय खबर पे जाऊं उससे पहले, आप जानते हैं जेपी नड्डा की मुलाकात हुई है, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, और उसमें चर्चा का मुद्दा, मुझे नहीं लगता कि कौन पदाधिकारी कहाँ क्या जिम्मेदारी लेगा, चर्चा का मुद्दा तो यही रहा होगा कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, और दूसरा राम मंदिर का मुद्दा। सचिन जी, देखिए अभी 2 चीजें जो है, जो ग्राउंड फीडबैक है, चुनाव बीजेपी भले ही जीत जा रही है, लेकिन बहुत लोग ये बता रहे हैं कि लोगों में आक्रोश है, खासकर नई पीढ़ी में, जिस तरीके से आरएसएस के लिए भी एक कंसर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, फीडबैक मैकेनिज्म आपका है अगर दुरुस्त, तो आपको पता लगेगा कि आपको चुनावी जीत जरूर मिल रही है, लेकिन आपके कोर वोटर्स में, बाकी की छोड़िए, हर परिवार में, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, हर परिवार में एक बच्चा है जो 10वीं की, 12वीं की, नीट की का एग्जाम दे रहा है। और आजकल ये जो जनरेशन है, अभी की युवा पीढ़ी को आप जेनजी बोल रहे हैं, पहले मिलेनियल थे, ये एंकर बन रहे हैं अपने घर के। तो ये फीडबैक में ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश अभी आपको चुनावी तरीके से नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये लंबा रहा तो वही हाल होगा जो सत्ता में बहुत लोकप्रिय पार्टियां पहले आई और सत्ता में आने के बाद बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट, शिथिल हो गए। और मीनाक्षी जी, होता क्या है कि आप कितना भी अच्छा काम कर दें, एक जो अंत का आपका थोड़ा भी खराब काम है वो सब पे सुपरसीड कर जाता है। वो कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इतने सारे मेडिकल एग्जाम लग के नीट ले आए, आपने एनसी बना दी, एक एग्जाम खराब हो गया, वो आपके सारे अच्छे काम पे पानी फिर जाएगा। एक कि आपने आईटी के, देखिए पहली बार सांस्कृतिक चेतना का पुंज राम मंदिर का निर्माण तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया। वही होना चाहिए कि भाई आध्यात्म और धर्म सब आ रहा है, लेकिन उसके कुछ लाभार्थी बन गए हैं, ये भावना अगर आ गई, ठीक है, तो ये आपके लिए बूमरैंग कर जाएगा। इसलिए वो जो जेपी नड्डा, नितिन नवीन सब बैठक में जब एक साथ बैठे होंगे तो चर्चा का मुद्दा केंद्र राम मंदिर में हो रहा भ्रष्टाचार, और साथ ही साथ नीट परीक्षा की वजह से, बार लीकेज की वजह से हो रहा है छात्रों को नुकसान, इसे कैसे ठीक किया जाए। इधर अमेरिका ने जो पाकिस्तान को झटका दिया, वो तो हमने आपको खबर दे दी। 16 महीने बाद फ्रांस में दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने बैठकर बात करने वाले हैं। आज नरेंद्र मोदी फ्रांस में G7 समिट में शिरकत करेंगे, और इस दौरान वो G7 नेताओं से मुलाकात करेंगे। कनाडा, यूके, यूएई के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग होगी। लेकिन नजर तो इस बात पर है कि कल क्या नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी। भाई, मुलाकात तो होनी है। ट्रंप और मोदी की इस मीटिंग में कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा में शामिल हो सकते हैं। दोनों नेताओं की 16 महीने पहले मीटिंग हुई थी और उसमें सहमति बनी थी। जाहिर है दोनों नेताओं के बीच चर्चा में ट्रेड डील पर फोकस रहेगा। तो G7 का मुद्दा है,
लेकिन शांतनु जी, इंडियंस का इंटरेस्ट ये है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते लगातार टर्बुलेंट फेज में रहे हैं, वो खट्टे मीठे रहे हैं, और ट्रंप जिस तरीके के व्यक्ति हैं वो कब क्या कहते हैं और क्या कर जाए इसकी गारंटी वो खुद भी नहीं दे सकते। ट्रंप 1 में तो मोदी सरकार की बहुत अच्छा तारतम्य था, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट एक दूसरे का चुनाव प्रचार तक हुआ उस समय। लेकिन ट्रंप 2 जब आए तो वो एक अलग ही वर्जन था, बना अनप्रेडिक्टेबल था, और भारत देखना चाहेगा कि क्या वो वापस आता है। वो एक तरह से गाड़ी वापस आती हुई दिख रही है, चाहे वो टैरिफ हो, जिस तरह की बयानबाजी हुई, जिस तरह से उन्होंने बिलिटल करा कि हमने आपका वॉर रुकवा दी, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, और वो एक इतनी बड़ी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बहुत ही कंफ्यूजिंग मैसेजिंग थी। आपको पता नहीं लगता था कि, और इतनी बड़ी कंट्री के खिलाफ आप एकदम से बोल भी नहीं पाते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने बोला भी बहुत बार, अभी विदेश मंत्री ने बोला कि भाई लड़ाई रुकवाई, किसी ने पूछा तो वेयर वाज यूएस, तो विदेश मंत्री यूएस वाज इन यूएस, वो अपनी जगह था, लेकिन बोल तो दिया। तो इस सब का मेरे ख्याल से एक सेटलमेंट भी होगा कि आप इतनी बड़ी कंट्री होके, इतनी जिम्मेदार कंट्री होके ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जो दूसरे को अपने देश में आके सेटल करने पड़े। मेरे ख्याल से ये बातें भी सेटल होनी चाहिए, ये समय आएगा इसके लिए। हम पहले हिस्से में दमदार 10 के हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से टीएमसी में एक ऑपरेशन चल रहा है जो उन्हीं के बागी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन टाइगर। शिवसेना यूबीटी को बचाने में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जुटे हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले सांसदों की बैठक बुलाई थी, अब उन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई है। 22 जून को शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय शिवालय में बैठक बुलाई गई। शिंदे गुट का दावा यह है कि 9 में से 7 सांसद तो संपर्क में हैं ही, 20 में से 16 विधायक भी शिंदे गुट के संपर्क में हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे एक्टिव हुए। पहले 14 जून को सांसदों की बैठक बुलाई गई। हालांकि बैठक में 9 में से केवल 4 सांसद ही मातोश्री पहुंचे थे। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि 5 सांसद बागी हो गए हैं, लेकिन बाद में यह कहा गया कि 5 सांसद वर्चुअली मीटिंग में जुड़े थे और अब विधायकों की बैठक बुलाई गई। अगर ऑपरेशन टाइगर कामयाब होता है, शिवसेना यूबीटी टूटती है, तो यह दूसरी बार होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट जाएगी। अब क्या पार्टी टूट जाएगी और कितनी बार टूटेगी? देखिए, किसी भी टुकड़ों में जाएंगे, किसी भी पार्टी की कुछ प्रासंगिकता होती है। कार्यकर्ता ये देखता है कि आपके नेतृत्व का कितना एक आकर्षण लोगों में बचा है। तो सबसे बड़ा जो शिवसेना का था वो मुंबई क्षेत्र था, बाला साहब ठाकरे के टाइम से। बाकी जगह तो वो प्रभाव से आते थे, वो उनका कोर था। और वहां पे आप देखिए कि पहली बार शिवसेना जो है वहां पे जो मुंबई बीएमसी का इलेक्शन है वो हारी है, और बुरी तरीके से हारी है। वैसी स्थिति में वैसे भी उनके पास अब कुछ रह नहीं गया। दूसरी बात देखिए कि जो बैठक बुलाई उसमें बड़ा हास्यास्पद ये था कि 9 में से 4 लोग आए। 4 कौन कौन आए बता देती हूँ। अरविंद सावंत, अनिल देसाई, संजय दीना पाटिल और राजभाऊ। हाँ, और उसमें से 5 ने कहा कि किसी की पत्नी की तबीयत खराब थी, किसी बच्चे का बर्थडे पार्टी था, किसी को अपने यहाँ लोकल चुनाव में, मतलब मुंबई में 2, 4, 5 किलोमीटर पहुंचने में। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन यवतमाल जो है वहां पे विदर्भ में, वहां के एमपी संजय देशमुख जो है वो आ गए यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ पे शिंदे गुट के एक मंत्री हैं जो आयुष के मंत्री, उनसे मिले। आयुष के वो शिंदे गुट के मंत्री साहब बोले नहीं मेरे मित्र है कुछ एजुकेशनल। अरे आप आयुष मंत्रालय को देख रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का चीज आप कैसे कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ दिख रहा है कि उनसे सुप्रीमो से नहीं मिल रहा है, अगले दिन दिल्ली आके मिल रहा है। मीनाक्षी, मैं तो कहूंगा कि मैं तो सरप्राइज हूं कि आज तक क्यों नहीं टूटी यूबीटी। इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब टाइप की पार्टी बुझती थी, हिंदू हृदय सम्राट। अभी आप जाते हैं तो उर्दू में हरे पोस्टर लगे होते हैं उद्धव गुट के। तो इसलिए जब आपने अपनी कोर आइडियोलॉजी से चला जाता है तो आदमी क्यों चिपकेगा? बिल्कुल, तो इतना चिपक गया। अगर उसका जो वोटर होगा तो कहेगा ठीक है, फिर मैं एनसीपी के पास, मैं कांग्रेस के पास ही चला जाता हूं। भाई अगर आप हैं क्या? आप राइट विंग हैं, लेफ्ट विंग हैं, आप खड़े कहां पे हैं? आप मराठी हैं, नहीं हैं? आपकी आइडियोलॉजी क्या है? ये कितने दिनों में टूट जाएंगे? अब तो फिर मुझे आपसे ये पूछना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है अब तक टिके कैसे हैं? अब तक टिके कैसे हैं? तो सत्ता ग्लू है इन लोगों के पास। देखिए, जब पार्टी के पास आइडियोलॉजी नहीं होती तो सत्ता उसका ग्लू होता है। जैसी सत्ता जाती है, जो हमने टीएमसी में जैसी सत्ता जाती है तो कोई कारण ही नहीं बचता रहने का। आइडियोलॉजी होती है तो आर्डर रहता है कि मैं, आइडियोलॉजी तो मेरी है, मैं इसके लिए काम करूंगा। लेकिन जब आइडियोलॉजी गई तो ग्लू तो है ही नहीं, कोई भी आइडियोलॉजी तो थी नहीं, सत्ता चली गई, ग्लू चला गया। इतने मजबूत हो जाएंगे तो बीजेपी को ये रास आएगा? देखिए, कुछ नहीं पता आपको, ये लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्या पता क्यों शिंदे में शामिल होंगे। भाई आपको एंटी डिफेक्शन है, एंटी डिफेक्शन आप किसी भी दूसरे दल में जाना है, 2/3 हो गए तो भाजपा में भी जा सकते हैं। तो देखिए, वैसे भी शिंदे की जरूरत बीजेपी को इसलिए है कि वहां पे मराठा जो समुदाय है वो ठीक ठाक संख्या में है।
लोग कहते हैं कि लगभग कुणबी मराठा मिलकर 20% से ऊपर है। अब तक शरद पवार उसके सबसे बड़े नेता माने जाते थे। कुणबियों में बीजेपी ने विदर्भ वगैरह में बना लिया है, लेकिन अभी अजीत पवार, सुनेत्रा पवार, इसके बाद जो स्थिति चल रही है, बीजेपी चाहेगी कि एक मराठा चेहरा ठीक है उनके साथ जुड़ के रहे ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। तो 22 जून की तारीख इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उस दिन भी कितने लोग आते हैं या फिर कोई नया काम निकाल के वर्चुअली मीटिंग में जुड़ते हैं या फिर तब तक कहीं और हो जाते हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दमदार 10 को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया सज्जन जी, शांतनु जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।